सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल हैं और वीडियो तथा नोट्स समझने का प्रयास कर रहे होंगे। पिछले दिनों मैंने पुल्लिंग की पहचान के विषय में पढ़ाया था। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस किस प्रकार से करेंगे उसके विषय में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तत्सम आकारांत शब्द। तत्सम यानी ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। ऐसे तत्सम शब्द जिनका अंत आ की मात्रा से होता है वे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। माता, आत्मा, दया, कृपा, क्षमा, इस तरह के शब्द। उसके बाद इकारांत तत्सम शब्द। तत्सम शब्द अभी समझाया। ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, जैसे अग्नि, मति, शक्ति, इस तरह की ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। किंतु रवि और कवि पुल्लिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है। ई की मात्रा से अंत होने वाले तत्सम शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रवि और कवि ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद उकारांत तत्सम शब्द। उकारांत यानी उ की मात्रा से अंत होने वाले तत्सम शब्द, जैसे वायु, मृत्यु, ऋतु, इस तरह हर अक्षर के अंतिम अक्षर में उ की मात्रा है, तो उ की मात्रा से अंत होने वाले तत्सम शब्द। किंतु गुरु, साधु शब्द पुल्लिंग है। वायु, मृत्यु, ऋतु, इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन साधु और गुरु पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इस तरह की हम कई भारतीय भाषाओं को बोलते हैं। वे सभी भाषाएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। उसके बोली, खड़ी बोली, मगही, मैथिली, ब्रज, अवधी, इस तरह की बोलियां भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद लिपि, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, जितनी भी लिपियां हैं ये भी स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग। पुल्लिंग में भी शरीर के कुछ अंग हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और कुछ अंग ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वे हैं आंख, नाक, कान, एड़ी, छाती, जीभ आदि अंग। पिछले दिनों मैंने पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आने वाले शरीर के अंगों के विषय में बतलाया था। स्त्रीलिंग में आंख, नाक, कान, एड़ी, छाती, जीभ आदि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट, इया प्रत्यय लगता है, जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट, इया, ई प्रत्यय आता है, यानी प्रत्ययों से युक्त शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में सबसे पहले आएगा आई प्रत्यय। आई प्रत्यय आता है। आई, आवट, आहट, या ई प्रत्यय से युक्त शब्द ई। फिर त, री, नी, इया। आदि प्रत्यय जब आते हैं तो शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते, यानी जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, री, नी आदि प्रत्यय आएंगे। या मैंने 2 बार लिखा है, एक या को मिटा दो। आदि प्रत्यय आते हैं। तो इन प्रत्ययों से युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मान लिया आई प्रत्यय है। आई हम सामान्य बातचीत में भी कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, वो स्त्रीवाची हो या पुरुषवाची यानी पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द, हम सबके साथ जब इस तरह की बातचीत करते हैं तो हम पुल्लिंग शब्द यानी किसी
छात्र को भी पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, किसी छात्रा से भी पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। तो आई प्रत्यय वाले, आई प्रत्यय से युक्त शब्द, जैसे पढ़ना जोड़ आई हो गया पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई आदि शब्द। उसके बाद है आवट शब्द, आवट, लिखना जोड़ आवट, तुम्हारी लिखावट कहते हैं। वो एक छात्र से भी कहते, एक छात्रा से भी कहते, तुम्हें अपनी लिखावट सुधारनी है, तो लिख जोड़ आवट हो गया लिखावट। फिर बनावट, इस तरह के आवट प्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आस, यहां पर आस प्रत्यय लिखते हैं, आस, आस, जैसे पीना जोड़ आस हो जाता है प्यास। फिर जब हम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो उसने भड़ास निकाल दिया, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते। उसके बाद इया प्रत्यय, इया, लोटा जोड़ इया हो जाता है लुटिया। फिर खाट जोड़ इया होता है खटिया। उसके बाद ई प्रत्यय, ई, गरम शब्द में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाता है गर्मी। फिर प्यास में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाता है प्यासी। तो इस तरह के शब्द जो प्रत्यय युक्त आते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। फिर त, ताकत। फिर चाहत। उसके बाद त प्रत्यय, ता, दास जोड़ता दास्ता। कटु जोड़ता हो जाता है कटुता। फिर आता है नी प्रत्यय, नी, करनी, करना से करनी, कहना से कथनी। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है हम कहते हैं। तो इस तरह छात्रों जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारे वाक्य में इस जो प्रत्यय युक्त शब्द आएंगे, हमारी कथनी, हमारी करनी, यानी हमारा कथनी हमारी करनी, इस तरह नहीं, हमारी कथनी हमारी करनी में अंतर। तो स्पष्ट हो जाता है वाक्य प्रयोग द्वारा कि कौन से शब्दों का हम स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करेंगे, कौन से शब्दों का हम पुल्लिंग रूप में प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया, जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट, इया, ती, ई, त, री, नी, आई आदि प्रत्यय आते हैं। आई से 3 शब्द लिखा मैंने, आवट में 2 लिखा, आस में 2 लिखा, इया लुटिया खटिया, ई गर्मी प्यासी, त ताकत चाहत, ता प्रत्यय दास्ता कटुता, नी करनी कथनी। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद आगे आता है नदियों और झीलों के नाम। नदियों और झीलों के नाम। नदियों और झीलों के नाम, जैसे गंगा नदी, चिल्का झील, चिल्का झील, और 1-2 नदियों का नाम कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं। चिल्का झील, फिर डल झील। डल झील की सुंदरता देखते बनती है, इस तरह का वाक्य बनता है। उसके बाद समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सेना शब्द है,
सेना शब्द भारत का सेना नहीं कहा जाता, भारत की सेना या हमारे देश की सेना। तो सेना शब्द स्त्रीलिंग है, ये समूहवाची है। फिर टोली, भीड़, ये जो समूह यानी भीड़ का बोध कराने वाले शब्द हैं, ये सभी समूहवाचक शब्द है और ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद अगला है अप्रत्यय लगाकर बने संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अप्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग, जैसे डांट, आज मुझे डांट पड़ी, वो पुरुषवाचक में भी यानी पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा और स्त्रीलिंग में। फिर मार, तो इस तरह के शब्द अप्रत्यय से युक्त हैं यदि, तो उसमें स्त्रीलिंग या वह स्त्रीलिंग शब्द है। फिर अरबी फारसी शब्द, अरबी फारसी शब्द जिनके अंत में, अरबी फारसी शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह आदि अक्षर आते हैं, आदि अक्षर आते हैं। जैसे ताकत, दौलत, फिर श तलाश, कोशिश, तलाश, कोशिश। उसके बाद आ से जैसे दवा, सजा। तो मैंने पहले लिखा नदियों और झीलों के नाम, गंगा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं, चिल्का झील, डल झील, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर समूहवाचक शब्द सेना, टोली, भीड़, अप्रत्यय से युक्त शब्द डांट, मार, उसके बाद अरबी फारसी शब्द जिनके अंत में त, श और आ अक्षर आते हो और ह अक्षर आता हो, जैसे ताकत, दौलत, तलाश, कोशिश, दवा, सजा। सुबह, हा से अंत होने वाले शब्द हैं, सुबह, राह, यह हा अक्षर से अंत होने वाले शब्द। तो इस तरह हमने यहां तक स्पष्ट कर लिया अरबी फारसी शब्द जिनके अंत में त, श, अ और हा होते हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यहां तक आशा है स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में ख वर्ण आता है, जिन शब्दों के अंत में ख वर्ण आता है, यानी ख वर्ण से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ख वर्ण से या ख अक्षर से अंत होने वाले शब्द ख अक्षर से अंत होने वाले शब्द, जैसे भूख, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला शब्द है भूख, मुझे भूख लगी है। फिर ईख, लाख इत्यादि शब्द। उसके बाद आता है आहारों के नाम, यानी जिन्हें हम आहार यानी भोजन के तौर पर, आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खिचड़ी, ये भी शब्द कम से कम हफ्ते में 2-4 बार प्रयुक्त होते हैं। आज हमारे घर में खिचड़ी बनी है, खिचड़ी बना है नहीं कहते, खिचड़ी बनी है, यानी आहारों के नाम खिचड़ी बनी। फिर दाल, रोटी, इस तरह के खाद्य पदार्थ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। खिचड़ी, दाल, रोटी आहारों के नाम। फिर कचौड़ी, पूड़ी बनी है कहा जाता है, तो इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।
फिर अगला है ना, नी से अंत होने वाले शब्द, अंत होने वाले शब्द, नानी से अंत होने वाले शब्द, जैसे कल्पना, प्रार्थना, कल्पना, प्रार्थना, फिर हानि। तो इस तरह के शब्द जो ना से अक्षर से अंत होते हैं या ना नी अक्षर से अंत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आगे आता है कुछ सामासिक शब्द। मैंने पुल्लिंग में भी बताया था कुछ सामासिक शब्द जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत में भी कुछ सामासिक शब्द आएंगे, जिसमें धर्मशाला, धर्म का जब हम समास विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह लगाएंगे तो धर्म का शाला नहीं होगा, धर्म की शाला, यह है समास विग्रह, धर्म की शाला। तो की कारक चिन्ह से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। फिर है पाठशाला, ये सामासिक शब्द है। पर्णकुटी, पर्ण का अर्थ होता है घास या पत्ता। उसके बाद सभानेत्री, तो ये कुछ मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों को लिखा है जो समस्त शब्द है, सामासिक शब्द है और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब शब्द स्त्रीलिंग की पहचान कराने वाले, अक्षर स्त्रीलिंग की पहचान कराने वाले हैं। मैं जो नोट्स भेजूंगी उसको आप अच्छी तरह पढ़कर समझकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।